आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमारे जो 6000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों देखो, इसमें हम लोग जो है मिक्स क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ना। तो अगर आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ देखने हैं तो मेरी एक 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है जिसमें 100+ वीडियोज़ हैं। वो वाली सीरीज़ में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ हैं। यहाँ पर हम पूरा का पूरा सिलेबस जो हमारा आरआरबी का है, रेलवे फार्मासिस्ट का है, उसके अकॉर्डिंग मिक्स क्वेश्चंस जो है मैं लेके आ रही हूँ। तो आपके देखिए रेलवे के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि रेलवे के लिए तो सीरीज स्टार्ट करिए, बाकी और भी अपने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जितने भी एग्जाम होंगे सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होगी, है ना। ठीक है, तो इसके पार्ट मैंने 8 पार्ट्स जो है इसके अपलोड कर दिए हैं, है ना। तो ऑन एन एवरेज इसमें जो है हम 50 क्वेश्चंस एक तरीके से लेके आ रहे हो ना। किसी वीडियो में 40 थे, किसी में 60 थे, किसी में 100 थे। तो अभी जो है 50 का ही टारगेट लेके चलेंगे, फिर 50 ही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ना 100 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, तो लगभग 50 क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेके आऊँगी इसमें। तो अभी तक लगभग जो है हमने 8 पार्ट्स में मेरे हिसाब से 400+ क्वेश्चन तो हमने कर लिए, है ना। तो देखो, आज की वीडियो में 50 क्वेश्चंस है और सारे मिक्स क्वेश्चंस है पूरे के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़ आप लोगों के लिए रहने वाली है। ओके, तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जाने वाली वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और देखिए मेरी वेबसाइट farmamck.in पर मैंने क्रैश कोर्स चला के रखे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे विजिट करना जरूर। और जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाता है, ठीक है, जहाँ से आप लोग कोई भी क्वेरी होती है तो उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो क्वेश्चन देखो हमारा, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन जनरेट एटीपी। तो इनमें से कौन सी जो रिएक्शन में एटीपी जनरेट होगा। तो देखो ग्लूकोज 6-4, देखो ये आपको जो रिएक्शन देख के क्या लग रहा है कि ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स दिए हुए हैं। तो भाई ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहले तो आपको सारे सारे स्टेप्स पता होने चाहिए, जो कि मेरे बच्चों को पता है ना। ग्लूकोज से क्या बनता है, एक बारी देखो, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ना। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनता है कि नहीं। फिर फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट पे एल्डोलेज एंजाइम काम करेगा, और ये हमारा दो जो है कंपाउंड में, मतलब कि दो प्रोडक्ट में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसके दो प्रोडक्ट कौन से, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट के, तो एक तो आपका होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है, एक आपका DHAP होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि आप पढ़ते हो ना ट्रायोज में पढ़ते, दोनों ट्रायोज होते हैं 3 कार्बन वाले। फ्रक्टोज तो 6 कार्बन वाला था, इससे 2 कार्बन, मतलब कि 2 कंपाउंड बन गए 3 कार्बन वाले ये दोनों। अब ये दोनों आपस में ना इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, कि ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें। तो अब क्या होगा, DHAP जो मतलब दोनों बन गए, अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से फर्दर प्रोसेस चलेगी, और ये DHAP है ना, ये भी जाके क्या करेगा, आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ही कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, जो इससे क्या बनेगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनेगा 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट होता है, उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, उसके बाद फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है, एंड लास्ट स्टेप में पायरुवेट बनता है, मतलब पायरुविक एसिड। ये सारा आपका स्टेप चलता है ग्लाइकोलिसिस का, है ना। तो देखो अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आपका 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बना है, मतलब कि ये प्रोसेस 2 बार हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जहाँ पर एटीपी यूज होता है, मतलब कंज्यूम होता है एटीपी। कुछ प्रोसेस जहाँ पर स्टेप्स जहाँ पर एटीपी जनरेट होता है, आपने एटीपी जनरेट वाली बतानी है। देखो ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पर एटीपी कंज्यूम होता है, एक एटीपी लगेगा, यहाँ पर कंज्यूम हो गया। फिर देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये बन गया। फिर देखो ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनेगा, तो एक एटीपी यहाँ पर जो है कंज्यूम होगा। तो यहाँ पर तो ये तो एटीपी यूज हुआ, आपसे जनरेट बताना है। तो जनरेट कहाँ पर, ये तो यहाँ पर तो एटीपी यूज हो गई। एक तो यहाँ पर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, यहाँ पर एटीपी लगा। एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बना, यहाँ पर एटीपी लगा। 2 एटीपी लग गए। अब बन कितने रहे हैं, जनरेट कितने हो रहे हैं वो देखो। लगते तो सिर्फ इन 2 स्टेप में आप जनरेट होंगे। एक तो लास्ट वाले स्टेप में जनरेट होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनेगा तो एक एटीपी यहाँ पर बनेगा। तो एक एटीपी बना, मतलब कि ये स्टेप 2 बार होगा ना, क्योंकि देखो एक तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वाली प्रोसेस चलेगी, बाकी DHAP भी आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो प्रोसेस चलेगी।
तो मतलब कि 2 बार ये प्रोसेस और 2 एटीपी यहाँ पर बन गए। ठीक है बच्चों। तो एक तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनेगा तो एक एटीपी जनरेट होगा, तो मतलब कि 2 एटीपी यहाँ पर जनरेट हो गए, है ना। और एक आप देखो, आपका जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आपका क्या बनता है, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। तो यहाँ पर आपका ना NADP बनता है, NAD प्लस होता है, इससे बनता है आपका NADPH, NADH प्लस H प्लस ऐसे बनता है ना। तो ये जो है ना, इससे एक NADH से 3 एटीपी बनते हैं। तो ये प्रोसेस 2 बार होनी है तो 6 एटीपी बन जाएंगे, मतलब कि 2 NADH बनेंगे तो एक NADH से 3 एटीपी, 2 NADH से 6 एटीपी, तो 6 एटीपी यहाँ पर बन गए आपके। ठीक है, 6 यहाँ पर बन गए, 2 लास्ट वाले 8 हो गए। तो एक स्टेप और है जिसमें हमारा एटीपी बनेगा। ठीक है, तो वो है आपका कौन सा, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट से जो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है ना, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। तो इसमें भी हमारा एक एटीपी जनरेट होता है। तो ठीक है, ये भी 2 हो जाएंगे क्योंकि 2 बार होगी ये प्रोसेस, तो 2 ही हो गए। देखो, तो एटीपी जनरेट यहाँ पर भी हो गया, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, तो यहाँ पर भी एक एटीपी जनरेट हो गया और लास्ट वाले स्टेप में जनरेट हुआ और एक NAD से बन गया। 6, 2, 8, 2, 10, टोटल 10 तो एटीपी आपके बन गए। कंज्यूम कितने हुए थे, यूज़ कितने हुए थे स्टार्टिंग के स्टेप में, एक तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना, 2 एटीपी यहाँ पर लग गए। तो टोटल नेट गेन आपका 8 एटीपी का होगा। ये आप एरोबिक कंडीशंस की बात कर रहे हो बच्चों, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी आपका पायरुविक एसिड बनता है, अदरवाइज ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या बनता है आपका, क्या बनता है बच्चों, ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो हमारा क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है ना। तो ये सारी बात हम करें एरोबिक की। ठीक है, अगर एनारोबिक की कहोगे तो लैक्टिक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा नहीं। और एक और इंपॉर्टेंट बात भाई, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं, कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला होता है हमारा, और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। ये बात भी याद रखना, कई बार पूछ ले एग्जाम में। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया ना। अब आप ना इसके ऑप्शन देखो, आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लगेगा बच्चों, है ना, बिल्कुल लगेगा। तो अभी इसको ऑप्शन देख लेते हैं हम। देखो, जनरेट बताना है। देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तब एटीपी यूज होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कोई एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तो यहाँ पर तो एटीपी यूज हुआ है बच्चों, एटीपी के यूज हुआ है, यहाँ तो जनरेट नहीं हुआ, यूज हो गए यहाँ पर तो एटीपी। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से मैंने आपको फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाया, तो इसने इस प्रोसेस ने भी एटीपी को कंज्यूम कर लिया भाई। यहाँ पर भी एटीपी यूज होता है, प्रोड्यूस नहीं होता, एटीपी यूज हो रहा है। इन दोनों में एटीपी जो है यूज हो रहा है। बचा क्या, लास्ट वाला ऑप्शन, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट, लास्ट स्टेप आता है मेरे बच्चों, ये लास्ट स्टेप फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनता है ना, तो यहाँ पर हमारा एटीपी जनरेट होता है। क्या होता है, एटीपी जनरेट होता है। तो यही हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो सारे स्टेप याद रखोगे। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बन रहा है तो हमारा एटीपी बनेगा। ग्लिसरल जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बना 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो था उससे क्या पता है, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है ना। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में भी हमारा जो है एटीपी बनता है, याद रखना। ठीक है, और एक NADH बनेगा, उससे 3 एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से एटीपी वाला बात आपको सारा समझ आ गया होगा। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की सिंपल प्रोसेस के ऊपर था, और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस बच्चों आपको पता है साइटोप्लाज्म में होती है ना। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेज 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, है ना। ड्रग का मेटाबॉलिज्म है जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसमें कि आपका क्या होता है, नॉन पोलर ड्रग जो होती है आपकी, नॉन पोलर ड्रग हमारी पोलर ड्रग में कन्वर्ट होती है, या फिर कह दो कि आपके जो लिपोफिलिक ड्रग होती है वो हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट होती है, या फिर इसको ऐसे कह दो कि हाइड्रोफोबिक ड्रग होती है, लिपोफोबिक, है ना। मतलब कि हाइड्रोफोबिक लिपोफोबिक में कन्वर्ट हो गया मैं ना। मतलब कि आपका जो बात तो एक ही है, तीनों तरीकों से बात तो एक ही कहने की कोशिश कर रहे हो आपकी ना, पोलर ड्रग में मतलब कि वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट होना है ना, बात तो एक ही बोल रहे हो। ठीक है, तो वो आपका होता है ड्रग का मेटाबॉलिज्म कह दो, ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन कह दो, है ना। ठीक है, तो देखो उसमें आपकी रिएक्शंस होते हैं, फेज 1 रिएक्शंस होते हैं, फेज 2 रिएक्शंस होती है। तो फेज 2 रिएक्शंस का क्वेश्चन
है ना। फेज़ 1 में आप पढ़ते हो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, और फेज़ 2 में आपकी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्जुगेशन रिएक्शंस आती है, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ये सब पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हो। अभी क्वेश्चन क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेज़ 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन एसोसिएटेड विद जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, इनमें से कौन सी फेज़ 2 रिएक्शन है जो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है ना। ग्लूकोनेडेशन है, एसिटाइलेशन है, रिडक्शन है, या ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन है। देखो हमारी जो एसिटाइलेशन होती है ना, तो जो भी ड्रग होती है जिनका मेटाबॉलिज्म होता है थ्रू एसिटाइलेशन, जैसे कि आपकी कौन कौन सी ड्रग होती है, जैसे हमारा होता है हाइड्रालाजीन हो गया, प्रोकेनामाइड होता है, आइसोनियाजिड होता है, सल्फोनामाइड्स होती है, मतलब ये ड्रग जो एसिटाइलेशन के थ्रू इनका मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसमें पढ़ते हो आप स्लो एसिटाइलेटर होते हैं, फास्ट एसिटाइलेटर होते हैं, है ना। तो जिनमें जो स्लो एसिटाइलेटर्स होता है उनमें ना मतलब कि जैसे कि ये ड्रग जिन पेशेंट्स को दे रहे हो, है ना, तो इन ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे होना है कि भाई एसिटाइलेशन के थ्रू। तो कुछ होते हैं स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, मतलब उनमें इन ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही डोज को भी एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो यही है एसिटाइलेशन जो है, यही जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है, ठीक है। तो यही पूछा हुआ था, आंसर इज ऑप्शन बी एसिटाइलेशन। ओके, नेक्स्ट देखो, मैथिनामिन यूज्ड फॉर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए ना मैथिनामिन जो होता है इसको यूज़ किया जाता है, इज़ अ प्रो ड्रग, हाउ एंड टू व्हाट इज कन्वर्टेड इनटू, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट होता है ये आप लोगों ने बताना है, मैथिनामिन किस में कन्वर्ट होता है। ओके, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या दिए हुए हैं। हाँ, तो देखो ऑप्शंस में एट लो पीएच ऑफ यूरिन टू फॉर्मल्डिहाइड, एट हाई पीएच ऑफ यूरिन टू एमिनो सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, एमिनो सैलिसिलिक एसिड वाला ऑप्शन काट दो, पीएच हाई नहीं लो होना चाहिए। तो देखो आंसर तो बच्चों मेरे हिसाब से ना ऑप्शन ए हो गया। तो देखो एक बारी, मैथिनामिन क्या है हमारा, ये यूरिनरी यूटीआई के लिए यूज़ करते हो, है ना, यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है। मैथिनामिन जो है इसको हेक्सामिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हेक्सामिन, है ना। तो देखो ये ना एज सच तो क्या होता है, इनएक्टिव होता है, एज सच क्या है, ये इनएक्टिव होता है। ये क्या है, बॉडी में जाने के बाद जो होता है, इसको ना एंटारिक कोटेड टैबलेट्स की फॉर्म में दिया जाता है। बॉडी में जाने के बाद जो होता है, जब इसको एसिडिक यूरिन मिलेगा, है ना, तो एसिडिक यूरिन जब होता है तो ये एसिडिक यूरिन में फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। फॉर्मल्डिहाइड ही जो है बैक्टीरिया को इनहिबिट करेगा, है ना। जो यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, ये जो यूटीआई के लिए यूज़ किया जाएगा, तो वो काम तो फॉर्मल्डिहाइड ही कर रहा है, बैक्टीरिया को इनहिबिट करने का काम फॉर्मल्डिहाइड का है, क्योंकि ये ऐसा इनएक्टिव होता है। तो इसको एक्टिवेशन के लिए ना एसिडिक यूरिन रिक्वायर्ड होता है। तो कई बार ऑर्गेनिक एसिड दे के भी यूरिन को एसिडिफाई किया जाता है ना, ठीक है। तो यही पूछा हुआ इसमें कि भाई कहाँ पर, मतलब किस में और किस पीएच पे, मतलब कैसे कन्वर्ट होगा। तो लो पीएच एसिडिक यूरिन जो होता है ना, लो पीएच यूरिन के लो पीएच पे जब एसिडिक यूरिन होता है तो ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द बेसिक फीचर ऑफ ए मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो आपकी जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं, स्पेक्ट्रोमीट्री होती है ना, स्पेक्ट्रोमीट्री। बाकी देखिए यूवी विजिबल, यूवी आईआर, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, बट मास वाला जो इसको स्पेक्ट्रोमीट्री टर्म इसके लिए यूज़ किया जाता है ना, क्योंकि इसमें कोई रेडिएशन हम जो है जैसे यूवी विजिबल इन सब में जो है आपके आईआर में, है ना, उनमें जो है उनमें रेडिएशन वगैरह जो है यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो है ऐसा नहीं होता, इसको स्पेक्ट्रोमीट्री वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए, है ना। तो कह रहे हैं इसमें करेक्ट ऑर्डर फॉर द बेसिक फीचर ऑफ ए मास स्पेक्ट्रोमीटर। देखो इसमें ऑप्शन देखो, एक्सेलरेशन, डिफ्लेक्शन, डिटेक्शन, आयोनाइजेशन। देखो सबसे पहले ना आयोनाइजेशन होता है, सैंपल जो होता है ना उसको वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, गैसेस फॉर्म में। सबसे पहले क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। देखिए सारे ऑप्शन देखोगे ना तो आप सिर्फ इसी से आंसर निकल के आ जाएगा आपका कि आयोनाइजेशन होता है, फिर एक्सेलरेशन होता है, फिर डिफ्लेक्शन और देन डिटेक्शन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, OROS इज टेक्नोलॉजी डेवलप्ड फॉर, है ना। तो सिंपल OROS का फुल फॉर्म ही दे रखा है इसमें ना। तो देखो ओरल रिलीज रैपिड ऑनसेट सिस्टम, ओरली रैपिड डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स नहीं होती है, ऑस्मोटिक कंट्रोल्ड ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये ना ऑस्मोटिक कंट्रोल ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट
25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का सरफेस टेंशन आप लोगों ने बताना है ना। तो डाइन पर सेंटीमीटर, सब में यूनिट सही लिखी हुई है, तो ये ऑप्शन देख लो। तो 72 होता है, 72 डाइन पर सेंटीमीटर सरफेस टेंशन होता है वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द गिवन कंसेप्ट ऑफ हेल्थ व्यू इट एज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन and his environment and disease as a mal adjustment of the human organism to the environment, है ना। तो हेल्थ के कौन से कंसेप्ट में है ये? बायोमेडिकल कंसेप्ट में है, साइको सोशल कंसेप्ट है, ये इकोलॉजिकल या होलिस्टिक? देखिए, दिस इज इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, है ना। हेल्थ का डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है, तो उसमें से इकोलॉजिकल कंसेप्ट में आता है ये। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायमेंशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ? भाई देखो, होलिस्टिक हेल्थ में नहीं आता, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल आता है, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड इसमें नहीं आएगा। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, फिगर आउट वन ऑफ द रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। बच्चों आप लोगों ने बताना है इसमें से रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कौन सा दे रखा है हमें। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट भाई देखो, एक तो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया आता है। क्या आता है? एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, है ना। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया जो क्या होता है हमारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। एक ये अमोनियम कार्बोनेट होता है, ऑप्शन जो है 1 में दिया है, ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। CO2 भी होता है हमारा ना, तो ये रेस्पिरेटरी जो क्या मतलब कि स्टिमुलेट कराएंगे, CNS को स्टिमुलेट करेंगे, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट कराएंगे ना। फेंट वगैरह जब कभी हो जाए ना, कोई बेहोश हो जाए, है ना, तो उस टाइम पे ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट क्या करेंगे? स्टिमुलेट कराएंगे रेस्पिरेशन को, है ना। तो अमोनियम कार्बोनेट होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया भी होता है ना। तो ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। बाकी अमोनियम कार्बोनेट का इसका सिनोनिम प्रिस्टन्स सोल्ट होता है। क्या होता है? प्रिस्टन्स सोल्ट, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रिस्टन्स सोल्ट या साल वोलेटाइल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर उठा के देखना, आपको एक ही पेपर में 3 सिनोनिम पूछे हुए बच्चों। देख लो अब कितने ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम कितने इंपॉर्टेंट है। तो एरोमेटिक जो ये अमोनियम कार्बोनेट को प्रिस्टन्स सोल्ट भी कहते हो और साल वोलेटाइल भी कहते हो, ठीक है। बिस्मथ सब कार्बोनेट आपका जो एड्सॉर्बेंट होता है ना। और मैग्नीशियम सल्फेट है, ये जो इप्सम सोल्ट होता है, ये सलाइन कथार्टिक होता है। बाकी सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट रोचेले सोल्ट जो होता है, ये भी सलाइन कथार्टिक होता है, ठीक है। आंसर ऑप्शन 1 समझ आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl? भाई HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको म्यूरेटिक एसिड भी कहते हो। क्या कहते हो? म्यूरेटिक एसिड, है ना। एक क्लोरोहाइड्रिया जो होता है एब्सेंस ऑफ HCl, तो उसमें क्या देते हो? डाइल्यूट HCl देते हो, तो वो आपका म्यूरेटिक एसिड या स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी कहते हो। क्या बोलते हो इसको? स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, है ना। तो क्या प्रॉपर्टीज इसकी देख लो भाई। इट इज़ क्लियर कलरलेस लिक्विड विद एसिडिक टेस्ट है, भाई HCl एसिडिक ही होगा। कह रहा सोल्यूबल होता है ईथर में, इथेनॉल में, मिथेनॉल एंड डाइथर ईथर। गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट के साथ में ओल। भाई देखो सारी बातें सही लिखी हुई है, ऑप्शन 4 हो जाएगा ओल। ओके, नेक्स्ट देखो, डायाथायाजोन इज एडेड विद क्लोरोफॉर्म टू गिव। भाई देखो क्वेश्चन क्या है, ये डायाथायाजोन का क्लोरोफॉर्म के साथ में कलर पूछा बच्चों आप लोगों से, ठीक है। ग्रीन कलर, रेड कलर, वॉयलेट या पर्पल कलर। तो डायाथायाजोन जो होता है ऐड करेंगे क्लोरोफॉर्म में तो ग्रीन कलर देगा। कौन सा कलर देगा? ग्रीन कलर, ऑप्शन ए हो जाएगा। भाई डायाथायाजोन जो है हमारा डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन जो होता है ना, ये लैड के लिमिट टेस्ट में मेरे बच्चों यूज़ करते हो। तो लैड के लिमिट टेस्ट में तो कह रहे थे इज बेस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ लैड एंड डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन होता है डायाथायाजोन जो है ना। ये एक बार ये पूछा भी हुआ था कि डाइफिनाइल मतलब कि ये फुल फॉर्म जो डायाथायाजोन का फुल फॉर्म क्या है? तो डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन होता है ना। तो ये लिमिट टेस्ट ऑफ लैड में यूज़ होता है। तो रिएक्शन होता है इन दोनों का अल्कलाइन सॉल्यूशन में टू फॉर्म लैड डायाथायाजोन कॉम्प्लेक्स विच इज़ रेड। देखो लैड डायाथायाजोन कॉम्प्लेक्स तो आपका रेड कलर का होगा, लेकिन डायाथायाजोन जो है इसका क्लोरोफॉर्म के साथ में ये ग्रीन कलर देगा। डायाथायाजोन इज ग्रीन इन कलर, इन क्लोरोफॉर्म के अंदर ग्रीन कलर देगा। और जो लैड डायाथायाजोन कॉम्प्लेक्स जो है वो वोयलेट होगा, तो रिजल्टिंग कलर जो है हमारा रेड निकल के आएगा,
ठीक है, तो इसलिए रेड लिखा हुआ था। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, एक्वारेजिया इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग HCl एंड NaCl3 इन द रेशो ऑफ। तो एक्वारेजिया जो है इसको कैसे मतलब बनाओगे, इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग HCl और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और HNO3 नाइट्रिक एसिड जो होता है, इनका कितना रेशो होता है भाई, ये 3-4 रेशो आपको दिए हुए हैं। तो भाई ये ऑप्शन डी 3:1 रेशो में कंबाइन करोगे तो एक्वारेजिया बनेगा, ऑप्शन डी। नहीं सब प्रिस्टन्स सोल्ट, तो अभी तो बताया प्रिस्टन्स सोल्ट, क्या बताया इनमें देखो अमोनियम कार्बोनेट बताया था, नाइट्रस ऑक्साइड बताया था, सिल्वर नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड। तो भाई मेरे हिसाब से ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट अभी पढ़ा हमने, अमोनियम कार्बोनेट होता है, इसको प्रिस्टन्स सोल्ट भी कहते हो, साल वोलेटाइल भी कहते हो, है ना। बाकी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को मैंने आपको ल्यूनार कॉस्टिक बताया था शायद, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ़ द ड्रग कंटेन फिल्थी प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस, तो ये कौन सी ड्रग है भाई, मिस ब्रांडेड में तो क्या होगा, इफ़ इट कंटेन ए कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, इफ़ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, इफ़ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन ए प्रिस्क्राइब मैनर, ये सब तो मिस ब्रांडेड के लिए होता है। ये आपका आंसर अडल्ट्रेटेड होगा। बाकी स्पूरियस में तो सब्स्टिट्यूशन, इमिटेशन, रिजेंबल ड्रग, ये सब आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। भाई बच्चों ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज जो बनता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। तो प्रिकर्सर कौन सा नहीं है, लैक्टेट होता है, ग्लिसरॉल होता है, एलेनिन होता है। एसिटिक एसिड इज नॉट अ प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ विटामिन के फंक्शंस के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। विटामिन के फंक्शंस दे रखे हैं भाई, विटामिन के को देख के क्या याद आता है बच्चों, बताओ। विटामिन के में नेफ्थोक्विनोन रिंग होता है, बिल्कुल होता है। विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, बिल्कुल होता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, हेमरेज हो जाएगा, है ना। और K1 K2 K3 आपका होता है ना। फाइलोक्विनोन, मीनाक्विनोन, मिनाडियोन जो आपका K1 K2 K3 होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अभी करेक्ट देखो, अब ऑप्शन देखो इसके, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, बिल्कुल सही बात है। ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, विटामिन के हमने पढ़ा है। इट हेल्प इन फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर डिफरेंट टिश्यूज एंड टर्नओवर, इट प्लेज एक्टिव रोल इन कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म, या फिर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। तो भाई इसमें से करेक्ट तो ऑप्शन 1 ही है, ब्लड की क्लोटिंग के लिए ऑप्शन 1, है ना। नेक्स्ट देखो, अमीनो एसिड कंसिडर्ड एज अ लिपोट्रोपिक फैक्टर, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफान, हिस्टिडीन, सीरीन, है ना। तो ये आपका जो लिपोट्रोपिक फैक्टर जो होता है ना, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मिथ्योनिन होता है। नेक्स्ट है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है भाई, देखो आप पढ़ते हो मिथ्योनिन और सिस्टीन पढ़ते हो, है ना। सल्फर कंटेनिंग मिथ्योनिन पढ़ते हो, सिस्टीन पढ़ते हो। अभी ऑप्शन में ऑर्निथिन, एस्पेराजिन, ग्लूटामिन तो होगा नहीं, तो ये एलीन जो होता है ना, एलीन, तो इसमें भी सल्फर प्रेजेंट होता है, एलीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए। भाई आपका जो आपके जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होते हैं, तो उसमें से आरएनए की बात हो रही है, आरएनए में कौन सा प्यूरिन बेस है भाई, प्यूरिन बेस की बात हो रही है। तो प्यूरिन बेस तो चाहे आप कहो डीएनए, है ना, और चाहे कहो आरएनए, दोनों में प्यूरिन बेस तो सेम ही होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन होता है। प्यूरिन बेस तो एडेनिन ग्वानिन या तो डीएनए है आपका या फिर आरएनए, दोनों में सेम होते हैं। पिरिमिडीन डिफर करता है, एक बेस पिरिमिडीन जो होता है थायमिन होता है डीएनए में, थायमिन की जगह यूरेसिल आपका आरएनए में। तो बाकी 3 बेस सेम है, 2 तो प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन सेम है, तीसरा जो है साइटोसिन सेम होता है बच्चों, ठीक है। तो इसका बच्चे कंफ्यूज होकर ना यूरेसिल आंसर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई उन्होंने डिफरेंट से याद करा हुआ है कि भाई आरएनए में यूरेसिल अलग होता है, तो आरएनए को देख के प्यूरिन तो देखेंगे नहीं, सिंपल आंसर लगा देते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन हमेशा पढ़ना होता है। प्यूरिन बेस में देखो साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन या यूरेसिल, तो इसमें जो है मैंने क्या बताया, एडेनिन और ग्वानिन, प्यूरिन बेस तो सेम होते हैं दोनों, एडेनिन और ग्वानिन जो होता है। तो इसमें एडेनिन तो है नहीं ऑप्शन में, ग्वानिन दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड। तो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, किससे, कौन से बॉन्ड से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन। तो ये ना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ये ना जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके जो बेस होते हैं ना, बेस के बीच में होता है। जो आपके बेस है प्यूरिन, पिरिमिडिन बेस, तो एडेनिन और थायमिन के बीच में हम पढ़ते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो डीएनए के दोनों
स्ट्रैंड जो होते हैं ना उनको ये इकट्ठा करके रखते हैं, कौन से बॉन्ड के थ्रू जो है वो हेल्ड टुगेदर, दोनों साथ में होते हैं, जो जुड़े होते हैं दोनों स्ट्रैंड डीएनए के, वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बेस के बीच में, नाइट्रोजनस बेस के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया। हाइड्रोजन bonds between the base portion of the nucleotide hold the two chain together. ओके, जैसे फॉस्फोलिपिड्स कंसिस्ट ऑफ, है ना, तो इसके लिए लिपिड्स वाला वीडियो देखना भाई। लिपिड्स है ना बहुत बड़े तरीके से पढ़ाया हुआ आपको, बायोकेमिस्ट्री की वीडियो में देखना, है ना। तो देखो सिंपल लिपिड्स पढ़ते हो, उसके बाद आपके जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, डिराइव लिपिड्स होते हैं ना, तो कंपाउंड लिपिड्स में आपके फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स से सारे आते हैं डिफरेंट डिफरेंट ना। तो फॉस्फोलिपिड्स में क्या क्या होता है भाई, देखो फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजन बेस, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, लिपिड प्लस प्रोटीन, तो लिपोप्रोटीन हो गया। तो इसमें क्या दिया है, और फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो बताओ फॉस्फोलिपिड्स में होगा भाई, देखो फॉस्फेट जरूर होगा, फॉस्फोलिपिड नाम से पता लग रहा है, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा भाई। इसमें फैटी एसिड अल्कोहल तो होगा, साथ में फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस और होगा, ये हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लासिथिन एग्जाम्पल ऑफ, तो लासिथिन किसका एग्जाम्पल होता है भाई, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, लिपोप्रोटीन है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है। तो लासिथिन जो होता है हमारा ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में आता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम टू एक्टिवेट, है ना। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स के लिए, तो बताइए 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस, 35 टू 40 या 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, नेक्स्ट देखो केएम वैल्यू किसे इंडिकेट करती है भाई, इम्प्योरिटी ऑफ एंजाइम, फिजियोलॉजिकल रोल, प्योरिटी ऑफ एंजाइम या एफिनिटी। तो केएम वैल्यू जो होता है ना हमारा, ये एफिनिटी को इंडिकेट करता है, किसको, एफिनिटी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो पेरेंटल रूट में नहीं आता भाई। इंट्राथीकल बिल्कुल आता है, सबकुटेनियस भी आता है, इंट्रावीनस भी आता है, रेक्टल सपोजिटरीज जो है ये पेरेंट्रल में नहीं आएगा, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट, तो सबलिंगुअल, ओरल, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर। तो ओरल रूट से ही तो आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ना। तो ओरल रूट से जब ड्रग लेते हो, है ना, तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, क्यों होती है, एक तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से ही होती है ना। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ड्रग नोन टू बी एन एंटागनिस्ट ऑफ एड्रिनर्जिक रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है भाई ये, ठीक है, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर का, या तो अल्फा का एड्रिनर्जिक रिसेप्टर या बीटा का, है ना। ठीक है, अल्फा ब्लॉकर होगा या बीटा ब्लॉकर होगा, बिल्कुल सही होगा, आगे पढ़ो। एंड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड एंजिना। तो देखो आइसोप्रिनालिन दिया है, नहीं होता ये तो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है ही नहीं, एड्रिनलिन भी नहीं है, एफेड्रिन भी नहीं है, तो ऑप्शन तो बस प्रोपेनलोल ही दे रखा है जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है, ब्लोकर है, मतलब कि बीटा ब्लोकर में लोल वाले आते हैं, प्रोपेनलोल इज बीटा ब्लोकर, है ना। तो आंसर तो ऑप्शन बी हो गया, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो सिंथेटिक कैटेकोलामिन कौन से हैं भाई, देखो एक तो आपके एंडोजिनस कैटेकोलामिन होते हैं, है ना। एंडोजिनस कैटेकोलामिन में एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन आता है और डोपामिन आता है ना। और जो आपके हैं सिंथेटिक में कौन सा आएगा, तो ये एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन काट दो, तो ये भी नहीं होता, आइसोप्रोटीरिनोल होता है सिंथेटिक कैटेकोलामिन, ऑप्शन ए, है ना। जैसे हिस्टामिन हैज़ अ डैश हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस, तो हिस्टामिन में कौन सा हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस है भाई, इमिडाजोल है, पायरोलिडीन है, पायरिडीन है, पिरिमिडीन है ना। तो इमिडाजोल हिस्टामिन जो होता है बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलमिन डेरिवेटिव होता है, तो इसमें इमिडाजोल न्यूक्लियस है आपका हिस्टामिन में, ऑप्शन ए हो जाएगा। हिस्टामिन इज बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलमिन होता है, इट इज सिंथेसाइज्ड लोकली फ्रॉम, ये अमीनो एसिड हिस्टिडीन से बनता है, हिस्टिडीन अमीनो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है और हिस्टामिन बनता है। हिस्टामिन इज मोनोअमीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड हिस्टिडीन थ्रू ए रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज व्हिच रिमूव्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्रॉम हिस्टिडीन। ओके, नेक्स्ट देखो हिस्टामिन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन, भाई देखो हिस्टामिन ना एक तो आपके मास्ट सेल्स में होता है और एक आपके बेसोफिल्स में होता है, बेसोफिल्स में, है ना।
मास्ट सेल से, तो इसमें देखो इसमें आंसर में ऑप्शन ए मास्ट सेल से है। बाकी बेसोफिल्स में भी हिस्टामिन होता है, ठीक है। इन मास्ट सेल हिस्टामिन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है इज हेल्ड बाय एसिडिक प्रोटीन हिपैरिन के साथ में होता है जो नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है, विद इन इंट्रासेलुलर ग्रैन्यूल्स। जैसे विच आर इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड कौन से हैं? हाइड्रोकोर्टिसोन, ब्यूडिसोनाइड है, प्रिडिसोलोन, डेक्सामेथासोन। तो इसमें से इनहेल्ड में ऑप्शन बी ब्यूडिसोनाइड होता है ना। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड जो आपके सिस्टमिक में हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रिडिसोलोन ये सब, और इनहेलेशनल में कौन से आते हैं? बैक्लोमीथासोन, डिसप्रोपियोनेट आता है, ब्यूडिसोनाइड जो ऑप्शन में था, फ्लूटिकासोन, प्रोपियोनेट आता है, फ्लूनिसोलाइड आता है, साइक्लिसोनाइड आता है। ओके, नेक्स्ट देखो, अस्थमा इज करेक्टराइज बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ। तो अस्थमा में क्या होता है भाई? अस्थमा जो होता है वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, कफिंग या ऑल। तो सारे ही सिम्टम्स ये अस्थमा क्या भाई? वीजिंग हो जाए, चेस्ट टाइटनेस हो जाएगा, कफिंग हो जाता है। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू द इंसुलिन रिसेप्टर है ना। तो इंसुलिन के रिसेप्टर्स कौन से? सिंपल आपसे ये पूछा है। तो देखो, इंटरेक्शन ऑफ द रिसेप्टर विद प्रोटीन जी, एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइल साइक्लेज, एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोलाइपेज सी, या टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, टायरोसिन काइनेज जो होते हैं ये आपके इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा बात सही है? देखो, साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन इज विटामिन B12 डेफिशिएंसी। मेटफॉर्मिन में आपके बाइगोनेट्स में आती हैं, फेनफॉर्मिन मेटफॉर्मिन पढ़ते हो, जो आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ड्रग पढ़ते हो उसमें बाइगोनेट्स में आपके मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन होते हैं। तो ये मेटफॉर्मिन क्या कराती है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करा देती है। फिर कह रहे हैं साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिया, लिपोडिस्ट्रोफी। तो इंसुलिन जो होता है आपका, देखिए क्या करता है? ये हाइपोग्लाइसेमिया कराता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करा देता है। तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? उसका जो एक्शन है उसको सीवियर कर दो, है ना, ज़्यादा ही हाइपोग्लाइसेमिया करा देगा। तो ये इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया, लिपोडिस्ट्रोफी भी कराता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये। साइड इफेक्ट ऑफ फैनफॉर्मिन इज लैक्टिक एसिडोसिस, है ना, फैनफॉर्मिन जो है लैक्टिक एसिडोसिस करा देता है। तो देखो तीनों ही सही लिखे हुए हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके, नेक्स्ट देखो, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसी इनिबिशन इनिबिटर्स आर। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स जो एसी इनिबिटर्स जो होते हैं ना, इनके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं? तो एक तो आप पढ़ते हो कि भाई ब्रैडिकाइनिन का जो ब्रेकडाउन जो होता है ना उसको इनिबिट करा देते हैं। तो उसकी वजह से ये क्या कराते हैं? एसी इनिबिटर्स हमारे ड्राई कफ कराते हैं। तो मोस्ट कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्राई कफ कराते हैं एक तो, एक आपका हाइपोटेंशन कराएंगे, हाइपरकैलेमिया भी करा देते हैं ये। तो ये तीनों ही एडवर्स इफेक्ट दे रखे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, एस इनिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, है ना। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है आपका एंजियोटेंसिन 1 से जो एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, यहाँ पर जो है हमारा एंजाइम होता है एस एंजाइम। तो इसको इनिबिट करा देते हैं एस इनिबिटर्स। तो जिससे ये नहीं बनेगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता, बीपी नहीं बढ़ता, है ना, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन डी हो गया ऑल। मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसी इनिबिटर का मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट बताओ। हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन है, हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरकैल्सीमिया, है ना। तो ये हाइपोटेंशन हो जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पेशेंट हु हैव रिसीव्ड माओ इनिबिटर्स मे एक्सपीरियंस सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस इफ दे एंजस्ट। देखो, अगर जो पेशेंट है जो माओ इनिबिटर्स ले रहे हैं, है ना, अगर वो टायरामिन कंटेनिंग फूड ले लेंगे ना, टायरामिन कंटेनिंग फूड, ऐसे फूड जिनमें टायरामिन प्रेजेंट है, तो उनको क्या हो जाएगा? सीवियर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस इसे बोलते हैं, है ना। तो टायरामिन कंटेनिंग फूड में चीज़, बियर, फिश तीनों आते हैं। तो आंसर बच्चों डी हो जाएगा ऑल, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई एसिटिक एसिड CH3COH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। तो देखो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, है ना, ये वीक एसिड है। NaOH क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो पूछा क्या है? अच्छा, यही पूछा हुआ है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है। स्टार्टिंग में वीक एसिड कहाँ दे रखा है? स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, HCl हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा स्ट्रॉन्ग में, तो है ना। वीक एसिड बिल्कुल होता है, वीक बेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा। तो सेकंड वाला भी गलत है, स्ट्रॉन्ग एसिड काट दो। हाँ, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंटासिड ड्रग दैट टिपिकली कोज डायरिया। कौन सा एंटासिड है जो डायरिया कोज करा देगा? बताओ। सोडियम जो है आपका बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। बाकी जो एल्यूमिनियम वाले जो एंटासिड्स होते हैं ये आपका कॉन्स्टिपेशन कोज कराते हैं, कॉन्स्टिपेशन, है ना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मिसोप्रोस्टोल के बारे में कौन सा बात सही है? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग इज मिसोप्रोस्टोल। तो बताइए, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है मिसोप्रोस्टोल, है ना।
बिल्कुल सही है। कह रहे मीसोप्रोस्टोल के बारे में लिखा हुआ है साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोसा बिकॉज इट एनहेंस सिक्रेशन ऑफ म्यूकोस एंड बाइकार्बोनेट आयन। फिर कह रहे यूज टू प्रिवेंट एनसेड्स इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर से ओनली। देखो सारी बातें सही है ना। तो एनसेड्स इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर है उसके लिए कौन सी ड्रग आती है भाई, मीसोप्रोस्टोल आती है ना। तो ये क्या करते हैं, साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन होता है इसका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा पर बिकॉज इट एनहांस सिक्रेशंस ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन। ओके, और प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है मीसोप्रोस्टोल। नेक्स्ट इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विच इज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लोकल एनेस्थेटिक जो है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पढ़ते हो प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, है ना। तो देखो लिडोकेन, लिग्नोकेन, जाइलोकेन जो होता है, तो लिडोकेन तो इंटरमीडिएट में आता है, ऑप्शन बी प्रोकेन हो जाएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में आता है। ओके, नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज एंटीकोएगुलेंट में कौन सी ड्रग आती है, एंटीकोएगुलेंट्स एंड इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट। अब एंटीकोएगुलेंट के बारे में लिखा हुआ है प्रिवेंट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड ट्रीट कंडीशन सच एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। सिंपल पूछा एंटीकोएगुलेंट कौन सा है, क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए लिख दिया एंटीकोएगुलेंट के बारे में कि एंटीकोएगुलेंट क्या करेंगे। बाकी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीकोएगुलेंट, है ना। कोडीन तो भाई आपका जो है ओपियोड में आता है ना, तो ये एंटीटसिव भी होता है कोडीन, है ना। कोडीन फॉलकोडीन पढ़ते हो। एंटीकोएगुलेंट तो नहीं होता है, एस्प्रिन दिया है और वॉरफेरिन दिया है और टेस्टोस्टेरोन। तो आप पढ़ते हो ओरल एंटीकोएगुलेंट में आपका वॉरफेरिन पेरेंटल में ही पेरेंट पढ़ते हो ना, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा वॉरफेरिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग पोजेस एंटीप्लेटलेट इफेक्ट। तो इरिथ्रोपोइटिन तो आपका ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है जो किडनी से, पेरिट्यूबुलर सेल्स होता है किडनी से जो है रिलीज होता है, और ये क्या करता है इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराता है ना। यूरोकाइनेज, स्ट्रिप्टोकाइनेज पढ़ते हो आप जो फिब्रिनोलिटिक्स में आते हैं ना, डेस्मोप्रेसिन या क्लोपिडोग्रिल। तो क्लोपिडोग्रिल जो है आपकी टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रिल जीपी सेकंड भी थर्ड वाले होते हैं, और आपका जो है क्या कहते हैं इसमें एस्प्रिन भी हमारा एंटीप्लेटलेट है ना। तो इसमें जो है एंटीप्लेटलेट में ऑप्शन डी हो गया क्लोपिडोग्रिल। नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक ओमेप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल कंटेन द फॉलोइंग रिंग सिस्टम। ओमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल पीपीआई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन सा रिंग है इनमें, पायरिडीन है, बेंजिमिडाजोल, बेंजोथायाजोल, ऑक्सिंडोल। तो बेंजिमिडाजोल रिंग होता है इनमें, कौन सा, बेंजिमिडाजोल, ध्यान रखना ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पैप्टिक अल्सर्स कैन बी ट्रीटेड विद। पैप्टिक अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए क्या करोगे भाई, H1 एंटागनिस्ट दोगे, D2 एंटागनिस्ट H2 है 5-HT के, तो H2 ब्लोकर्स देंगे, हिस्टामिन के H2 ब्लोकर्स, टिडीन वाले लाइक सिमेटिडीन, रेंटिडीन, निजाटिडीन, फिमोटिडीन, टिडीन वाले H2 ब्लोकर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग एमिनोग्लाइकोसाइड के बारे में कौन सी बात गलत है भाई, इस टाइप से ऑप्शन ना देख लो, फॉल्स बताना है। देर बैक्टीरियोस्टैटिक, भाई बैक्टीरियोस्टैटिक में बैक्टीरियोसाइडल होती है, फर्स्ट वाला फॉल्स है, तो फर्स्ट तो आपको दे रखा है फॉल्स है, ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में नहीं है, तो डी वाला नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा इसको सही कर लो, है ना, क्योंकि 1 तो है ही फॉल्स, तो 1 तो ऑप्शन आना ही चाहिए, तो आप ना एक ऑप्शन तो काट दिया आपने, इन तीनों में से कुछ होगा। दे आर एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, बिल्कुल सही है, तो सेकंड वाला तो सही लिखा हुआ है ना। तो अब आपका ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड वाला तो सही है, आपने फॉल्स बताना है, 2 ऑप्शन पे आ गए हो आप। दे डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, दे आर इनहिबिटर ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 वाला जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, 1 और 3। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के बारे में गलत बताना है आपने, है ना, तो ऑप्शन जो है बी हो गया, फर्स्ट और थर्ड वाला गलत है, बाकी दोनों बातें सही लिखी हुई हैं, क्योंकि एरोबिक के अगेंस्ट ही एक्टिव होती है ना, और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, बैक्टीरियासाइडल होती है ना एमिनोग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट है एमिनोग्लाइकोसाइड विच इज टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक यूज एंड हैंस यूज टॉपिकली ऑन द स्किन एंड आई। टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स में 2 बताती हूँ कौन कौन सी, नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटिन। ऑप्शन में देख लो भाई कौन सी है, फ्रेमाइसिटिन ही दिख रही है ना, सिर्फ ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेमाइसिटिन। ओके, नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है भाई बताओ। मिरिक्साइड टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ प्यूरिन एल्कलोड, बिल्कुल सही है, प्यूरिन एल्कलोड्स के मिरिक्साइड टेस्ट पढ़ते हो। शिनोडा टेस्ट फ्लेवोनॉइड्स के लिए बिल्कुल सही लिखा हुआ है। विटाली मोरिन टेस्ट किसके लिए है भाई, इंडोल के लिए या ट्रोपेन से, यहाँ से आंसर निकलेगा मेरे बच्चों, तो ट्रोपेन एल्कलोड के लिए पढ़ा है ना, इंडोल एल्कलोड्स की तो पढ़ा ही नहीं है विटाली मोरिन, तो ऑप्शन सी जो है वही गलत है, बाकी तीनों सही है। ओके,
नेक्स्ट है प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन मास स्पेक्ट्रोमीटर में कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आपका आईआर में होता है, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक एनर्जी भी नहीं होता, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट बम्बार्डमेंट, है ना, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वेवलेंथ रेंज फॉर यूवी विजिबल? तो यूवी के लिए आपका वेवलेंथ 200 से 400 होता है और विजिबल के लिए 400 से 800। तो 200 से 800 कौन से वाला ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, 200 से 800 nm हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो, है ना, तो आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर्स, है ना, हाइपरटेंशन का है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।